हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज के वीडियो हमारी उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट की है। आज की इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट पेपर 2018 का, आपको दिख रहा होगा, सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे किसके, 2018 के, जो आपका 18 नवंबर 2018 को हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करेंगे और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डिटेल भी देंगे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है सीडीपी के। जैसा आपको पता ही होगा जो सिलेबस है क्या है, आपके टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 3 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका बाल विकास हो जाता है, उसके बाद फिर आपका मैथमेटिक्स हो जाता है, ईवीएस हो जाता है। ठीक है, और आपका हिंदी इंग्लिश संस्कृत में से 2 लैंग्वेज होती है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये आपका सीडीपी का है, बाल विकास एंड शिक्षण विधि। तो देखिए इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि, जो ये आपके मनोवैज्ञानिक थे कोहलर, ठीक है, इन्होंने क्या सिद्ध करना चाहते थे। तो इनका जो था संज्ञात्मक संकार्य का कार्य दिया था इन्होंने। ठीक है, संज्ञात्मक शिक्षा पर इनका महत्व था, सबसे ज़्यादा फोकस किया था। तो संज्ञात्मक इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि इनका मानना था कि सीखना एक जो है वो आपका संज्ञात्मक प्रोसेस होता है। जो कोहलर थे वो अंतर्दृष्टि या सूझ के अधिगम में अपना महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो संज्ञात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को बहुत ही अधिक सरल और सहज बनाया जा सकता है। ओके, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। तो देखिए, जो किसी भी नई भाषा को अगर आप सीखना चाहते हो तो वो अक्षर और शब्दों के माध्यम से ही आप उसका क्या करोगे, स्टार्टिंग करोगे। क्योंकि सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट आनी चाहिए। अगर आपको अल्फ़ाबेट का नॉलेज ही नहीं है तो आप फिर कैसे आगे सीख सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 दिया है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्रा शामिल होते हैं। यानी कि जो आपका समावेशी कक्षा होती है, समावेशी जो होती है क्लास, इंक्लूसिव, उसमें किस तरह के बच्चे होते हैं। केवल विशिष्ट बच्चे होते हैं। देखो, जो समावेशी होते हैं, आपने बीएड में पढ़ा होगा या बीटीसी में, बीएलएड में, कि इसमें हर तरह के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो स्पेशल हो। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो हो जाएगा आपका, गणित संबंधी अधिगम क्षमता, यानी कि आपको बताया गया दोष के बारे में। ठीक है, जो आपके विकार हैं, विकार का मतलब होता है जो आपको इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आती है, ड्यूरेशन स्टडी। ठीक है, इसमें सीडीपी में तो आपको बताया गया विकार क्या होते हैं। विकार का मतलब होता है समस्या आना। अगर आपको गणित से संबंधित समस्या आ रही है तो आपका हो जाएगा क्या, गणना दोष। ठीक है, डिसकैल्कुलिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5वां है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। अगर आप समावेशी की सफलता चाहते हैं तो आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक होती है। ठीक है, ये संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक और अन्य समकक्ष स्तर तक होना चाहिए। और इसी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को समाज के अन्य सदस्यों से अलग नहीं समझते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होना चाहिए उनमें, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता है तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 6 पे आते हैं, निम्न में कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। संवेग का तत्व बताना है। देखो, आपका जो संवेदी होता है वो संवेग का तत्व नहीं होता, क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में 2 स्तर का परिवर्तन दिखाई देता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक।
तो आपका जो संवेदक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि जो आपके शारीरिक होते हैं और मानसिक होते हैं 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जो आपका शारीरिक होता है उसमें जल्दी जल्दी सांस लेना, और उसके बाद आपका ब्लड सर्कुलेशन, वॉइस चेंजेस, ये सब होते हैं, और कुछ फिर फिजिकल चेंजेस होते हैं, यानी संवेदी इसका राइट आंसर है। अब आपका 7वां क्वेश्चन, संज्ञात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो संज्ञात्मक है इसको किसने दिया था, इसको दिया था बेंजामिन, ठीक है, एस ब्लूम, बीएस ब्लूम ने इसका क्या दिया था, इसकी व्याख्या करी है उन्होंने, और उन्होंने इसको कितने भागों में बांटा था, मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था, 6 भागों में बांटा था। और इसको अगर आपसे सन पूछ लिया जाए तो 1956 में 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें आपका सबसे पहला क्या आता है, ज्ञान, अबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और लास्ट में मूल्यांकन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये संज्ञात्मक क्षेत्र का सही क्रम किसने डिसाइड किया था, ये ब्लूम ने करा था। ठीक है, और 1956 में, जिसमें आपकी जो सीरीज़ है ये है। अगला है 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन में ध्यान रखना, इस पर नहीं बोला गया है। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें नहीं बोला गया तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार इस नहीं की वजह से आंसर गलत हो जाता है। नहीं में क्या बोला है, जो जनतांत्रिक, हाँ डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण भी होनी चाहिए, वांछनीय सूचनाएं भी देनी होती है पूरी डिटेल, पर स्वेच्छाचारी से नहीं। क्योंकि आप देखो अपनी इच्छा से थोड़ी ना बताओगे। आजकल की जो एजुकेशन है, एनसीएफ 2005 की, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसका जो फ्रेमवर्क है चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि ये बच्चों पर पूरा ध्यान केंद्रित करके बनाया गया है। तो आप इसमें अपनी इच्छा से नहीं पढ़ा सकते। स्वेच्छाचारी आपका ऑप्शन जो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अभिप्रेरणा का प्रत्यय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। जो अभिप्रेरणा का प्रत्यय सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पहला विक्टर ब्रूम, मोल्सो, हर्जबर्ग, स्किनर। तो जिसका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ब्रूम। विक्टर ब्रूम जो है इन्होंने क्या दिया है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है। और अभिप्रेरणा के सिद्धांत में वर्ष 1964 में, कब 1964 में इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो जाता है। 10 कहता है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन आपका पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामाजिक अंतर क्रियाएँ, और अगर हम इसका तीसरा ऑप्शन देखते हैं तो उसका आपका तीसरा ऑप्शन मिलता है सूचना प्रक्रियाकरण और व्यवहार परिमार्जन। तो इसका जो आपका ऑप्शन होता है वो है आपका सूचना प्रक्रियाकरण। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसे भी किसने दिया है, ब्रूम ने दिया था। ठीक है, उसके बाद बात करें कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी होता है। कौशलों के जो कौशल्स होते हैं, स्किलफुल होते हैं, उनके स्थानांतरण के लिए कौन सा मुख्य उपयोगी होता है। तो देखिए ऑप्शन है कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, रेखीय अभिकरण, साखीय, और दूसरा फोर्थ है तैयारी और अड़चन। तो देखिए कौशलों को किसी जटिल कार्य को आसानी और उसकी दक्षता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्योंकि आपके पास स्किल होगा तो आप काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करोगे। तो आपको नाम से पता लग जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 आपका क्वेश्चन हो जाता है, 12 है निम्न में कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा जो टीचिंग का वे है वो नहीं है। तो आप जानते हैं सरल से कठिन की ओर ये होता ही है, बच्चों को सिंपल से टफ तक ले जाते हैं। अनिश्चित से निश्चित की ओर
ये भी होता है, इन्फिनिटी से डिफाइंड तक ले जाते हैं। तीसरा दृश्य से अदृश्य की ओर, तो आपका ये भी होता है। पर जो निगमन और आगमन की ओर होता है ये आपका ऑप्शन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत दिया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी कई सारे हैं। प्रकृति का अनुसरण होता है, अनुभव से युक्तिगत की ओर होता है, पूर्ण से अंश की ओर होता है, दृश्य से अदृश्य हो ही गया, विशेषण से संश्लेषण की ओर होता है। तो ये सारे काम होते हैं, पर निगमन से आगमन की ओर नहीं होता है। बात करें 13वें क्वेश्चन की, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या है? तो देखिए, जो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम चक्र है वो आपका है प्लानिंग करना। जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, समझ रहे हो ना। जो आपकी माइक्रो टीचिंग है उसमें सबसे पहले प्लानिंग होती है, और आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रो टीचिंग यानी कि जो आपकी सूक्ष्म शिक्षण होती है कितने समय की होती है, उसका टाइमिंग कितनी होती है? 36 मिनट। ओके, 36 मिनट। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? आपका बताना है निम्न में कौन सा अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो आपके जो अबोध शिक्षण में शामिल है वो आपका अन्वेषण होता है, प्रस्तुतिकरण होता है और आत्मीयताकरण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, 15वां क्वेश्चन दिया है। 15वां क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके का है। वो कहता है शैक्षिक सुधार में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होता है। शैक्षिक सुधार जो है आपका शिक्षा से रिलेटेड किस तरीके से किया जा सकता है? पहला, जब खंड व सकल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, यानी कि जो आपके ब्लॉक स्तर तक के हैं सभी लोगों का जो उनका भागीदारी बढ़ेगी तब होगा। या स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, स्थान के लोग वहाँ उपलब्ध होंगे तो होगा। या अध्यापकों के पास संसाधन की ओर प्रशासनिक सामग्री भी मौजूद हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाता है आपका तीनों ही होने चाहिए। ठीक है, यानी कि सभी लोगों की भागीदारी हो, स्थानीय लोग भी हो और अध्यापक के पास संसाधन भी होने चाहिए। भाई अध्यापक के पास अगर संसाधन ही नहीं होगा तो अध्यापक पढ़ाएगा कैसे? समझ रहे हो ना। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करेंगे, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं पिछले 10 साल की वीडियोस क्या करूँगा, अपलोड करूँगा, पूरा पेपर कंप्लीट। ओके, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया है, निम्न में से किस संवेदन द्वारा छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? भाई जब बात समझो आप, जब उसको बुलाया जा रहा है तो उसकी कौन सी ज्ञान इंद्रियाँ एक्टिव होंगी? ध्वनि वाली होंगी ना, सुनेगा ही तो। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। पियाजे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, स्पेशली यूपी टेट में और सी टेट में। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रकाशांगमित क्रिया अवस्था की अवधि कितनी होती है? तो जो पियाजे के अनुसार है उनकी टाइमिंग उन्होंने कहा था, देखो 4 भागों में डिवाइड करा है। एक होती है आपकी संवेदात्मक, तो वो आपकी होती है 0 से लेकर के 2 साल तक। उसके बाद होती है प्राक संक्रियात्मक 2 से 7 साल तक, और उसके बाद होती है मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, और उसके बाद औपचारिक वाली जो होती है वो 11 से 15। तो ये हो गया। अब आपसे पूछा है प्रकाश संध्यात्मक वाली, तो वो होती है आपकी 2 से 7 तक। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ज़रूरी नहीं है आपके अगले एग्ज़ाम में ये वाला पूछा, हो सकता है आपसे पूछ ले औपचारिक वाला। तो मैंने आपको 4 बता दिए। निम्न में कौन सी बात की बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? आपको इसमें बताना है कौन सी बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास के लिए विशेषता नहीं है। जो बच्चा बड़ा होता है उसमें इनको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है? सबसे पहले जो बच्चा है भविष्य की योजना की सूझबूझ बनाने में। अरे छोटा बच्चा, कहाँ बाल्य अवस्था की बात हो रही है। ठीक है, बाल्य नवयुवक होगा तो प्लानिंग करेगा, पर वो बाल्य अवस्था में कहाँ करेगा? भविष्य के लिए कोई योजना वो नहीं बनाते हैं। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास के संबंध में है? आपका ऑप्शन हो जाता है ए पावलोव, 2 बिने, 3 चॉम्स्की और मॉस्को। तो आपको पता है जो आपके नोम चॉम्स्की है वो भाषा विकास के संबंधित में मनोवैज्ञानिक है, और
इनका मानना था कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचना और अंतर्निहित जन्मजात ढांचा उनका तैयार होता है। यानी प्रत्येक जो पृथ्वी पर बच्चा जन्मा है उसके अंदर सीखने की शक्ति होती है। तो ये किसने कहा था? नोम चॉम्स्की ने। तो आपका ऑप्शन नंबर सीधा सीधा ऑप्शन सी हो जाता है राइट आंसर। आते हैं 20 क्वेश्चंस पे। 20 क्वेश्चंस पे पहुंच गए अब हम। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? जो आपके थॉर्नडाइक हैं उन्होंने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से संबंधित किया है? तो देखिए, इन्होंने अपने शीर्षक अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया है। ठीक है, अधिगम के प्रयास एवं भूल, लर्निंग और फॉरगेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग में विलंब विकास से संबंधित होती है? जो आपकी गिरोह अवस्था है वो आपकी 8 से 10 वर्ष में एक विलंब विकास की समाजीकरण से संबंधित होती है। 8-10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, एक्टिव मेंबर हो जाता है, जो किशोर अवस्था में चरम पर पहुंच जाता है और वो फिर गिरोह बन सकता है, यानी ग्रुप बनाने लगता है, गैंग तैयार करने लगता है। आते हैं 22वें क्वेश्चन पे। पियाजे का भी क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगेगा। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी होती है? आपको पता है पियाजे ने क्या था, अपनी कुछ व्यवस्थाएं दी थी, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। तो जो आपकी कौन सी पूछी है इसमें? संज्ञात्मक। तो संज्ञात्मक व्यवस्था जो होती है वो 7 से 11 साल तक के लिए बच्चों के लिए थी। ठीक है, इसमें क्या करता है बच्चा? मूर्त से सक्रिय अवस्था में आ जाता है, यानी कि वो मूर्त विजुअल चीज़ होती हैं उनकी अवस्था में आने लगता है। क्वेश्चन 23वां है। देखिए, निम्न में अधिगम में कौन योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से शामिल नहीं है? ऐसा कौन सा कारक है जो आपका मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है? तो इसका आपका ऑप्शन क्या होता है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि या विषय वस्तु। तो देखिए, अधिगम में विषय वस्तु का कोई मुख्य इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है बट बाकी के कंपैरिजन में सबसे वीक होता है। तो इसलिए इसका आप जो ऑप्शन होना है वो डी होगा राइट आंसर। आते हैं 24वें क्वेश्चन में। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो सामाजिक मूल्य कौन सा है? आपका सामाजिक मूल्य होता है सहायतापरक व्यवहार करना, सबकी देखरेख करना, सबकी हेल्प करना, ये आपका एक समाज का कार्य है। ठीक है, समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति जो हैं हमारे भाई बहन हैं। आपने प्लेस पढ़ी होगी बचपन में, शपथ क्लासों में, तो वही। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो आपके जो पंच अन्वेषण और साधन साक्ष्य हैं, इसका ऑप्शन जो हो जाता है वो हो जाता है ए, स्वैत शोधक। ठीक है, स्वैत शोधक विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्प को नहीं ढूंढता बल्कि सिर्फ वही सेलेक्ट करता है जो उसके लिए सबसे बेहतरीन हो। नेक्स्ट है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा था? यानी कि सीखने की विधि को आप ग्राफ पे लिख सकते हैं, ये किसने बताया था? ठीक है, तो ये कथन जो दिया था किसने दिया था? ये दिया था गेट्स ने। ठीक है, एक्चुअली में इसमें क्या है, ऑप्शन ही नहीं दिया, इसमें ऑप्शन रॉन्ग है, ये क्वेश्चन गलत आया था। गलत मतलब ऑप्शन नहीं दिया था, ये दिया था किसने? गेट्स ने। ठीक है, तो जिसने बच्चे ने करा होगा इसका बोनस पॉइंट मिला होगा। 27वां है। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो आपका जो सबसे पहला ही हो जाता है सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ये थॉर्नडाइक के अधिगम में प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए। 28वां है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? जो आपका अनुकूलित अक्रिया सिद्धांत है वो किसके
अनुकूलन पर बल देता है तो वो आपका व्यवहार पर देता है, आपके बिहेवियर पर देता है। ऑप्शन नंबर बी जो होता है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 क्वेश्चन कहता है क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का दूसरा नाम क्या है? तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का दूसरा नाम क्या है आपका? नौमितिक अनुबंध। ठीक है, इसको आप रट लेंगे, नौमितिक अनुबंध इसका दूसरा नाम है। और सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, निम्न में कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो भैया निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम के अंदर क्या क्या होता है? ग्रोथ होती है, समायोजन होता है, लक्ष्यमुखी प्रक्रिया होती है, व्यवहार में अपेक्षाकृत होता है, विवेकपूर्ण होता है, अनुभवों का होता है, क्रियाशील होता है। परंतु आपका जो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ये विशेषता नहीं होती है। ठीक है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। ऑप्शन ए होता है इसका राइट आंसर। आपका सीडीपी की क्लासेस में जो थी क्वेश्चन सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट भाग हिंदी का। हिंदी में आप देखोगे प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जो प्रागैतिहासिक है, उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उपसर्ग वो होते हैं जो आगे लगते हैं, प्रत्यय जो होते हैं वो पीछे लगते हैं। तो 31 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। प्रागैतिक जो होगा इसका क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा। तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास आपको पता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है क्लास 8th में, इन्होंने कई चैप्टर में थे, इन्हीं की कविता है। बहिष्कार का संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो उसका ऑप्शन क्या आता है आपका? बहिष्कार का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बहि प्लस कार, बहि प्लस प्रस्कार, बहिष प्लस आकार, बहि प्लस कार। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका वो हो जाता है, एक सेकेंड देखिए, इसका जो ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है क्या? बहि प्लस कार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें 2 विसर्ग लगेगा आपका, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, पर इसमें ध्यान रखना है बहिष्कार है, इसमें वाह आएगा, बा नहीं। अच्छा, ऊपर आपके क्वेश्चन में क्या हुआ है? मिस्टेक हो गई है। जो आपका प्रागैतिहासिक है इसमें प्रगति नहीं, इसका जो आपका ऑप्शन होगा राइट आंसर वो आपका हो जाएगा क्या? प्राक। ओके, ये आपका जो है राइट आंसर है। प्राक जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इसका क्या? उपसर्ग। ठीक है, आगे आते हैं। वेदही वनवास किसकी रचना है? तो वेदही वनवास जो है ये आपकी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अयोध्या सिंह, ठीक है, अयोध्या सिंह की, मैथिली शरण बता दिया मैंने। ये आपकी किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की संरचना है। ठीक है, इन्होंने ही इसकी संरचना का निर्माण किया था। और कब किया था? ये किया था 1941 में। ओके, अगला है निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसमें पहिया जो है आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहिया जो है वो आपका पुल्लिंग रूप में आता है, बाकी सारे आपका जो है स्त्रीलिंग है। आगे आपका आ जाता है पैसेज। ये पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ के फिर आपको आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ने के बाद इसके आप आंसर लगाएंगे। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए आते हैं अगले, इसका जो 36 क्वेश्चन है, अगर इसका आंसर पूछेगा संप्रेषण कला क्या नहीं सिखाती है, तो भैया इसका अलंकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये एक अलंकरण नहीं है, अलंकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगर बात करें 37वां क्वेश्चन और 37वां क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट। ठीक है, 37, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो संप्रेषण कला का विकास अभ्यास से होता है। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। अगला है निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन आप जानते ही हो कौन कौन से होते हैं, छा, छत्री, त्रा, ज्ञा और शा। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो
तो आपको पता लग गया कि इसमें जो आपका या है वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, और आपका एक जो है और एडिशनल कौन सा होता है, श्री, ये होता है। 39 आ जाता है क्वेश्चन नंबर आपका, मृत्युजैन पद कौन सा समास है? मृत्युजैन पद में कौन सा समास है, बताइए बताइए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बहुब्री। कौन सा आंसर हो जाएगा? मृत्युजैन में बहुब्री समास है आपका, ठीक है। कौन सा समास है? बहुब्री। क्यों है? क्योंकि अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात शिव, तो मृत्यु पर जो वर्ड है वो किसी तीसरे वर्ड को डेडिकेट कर रहा है, इसीलिए आपका बहुब्री समास हो जाएगा। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो अलंकार में किसका प्रयोग होता है? अलंकार में अलम का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये 41 क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। यह पुस्तक किसकी है? रेखांकित शब्द का पद परिचय कीजिए। तो देखिए आपको इसमें बताना है ये पुस्तक किसकी है, इसमें आपका पद परिचय देना है। तो इसमें आपका हो जाएगा सर्वनाम विशेषण पुस्तक हो जाएगा, विशेष्य और एक वचन है, स्त्रीलिंग है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपको कहता है विशेषण शब्द का विलोम क्या होता है? तो विशेषण शब्द का विलोम जो होता है वो आपका क्या होता है? संश्लेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात करें 49, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? यानी जिनका उच्चारण दांतों पर जीभ लगने से होता है तो उनको क्या कहते हैं? तो आपको पता लग ही गया कि जब जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों के जीभ पर लगने से होता है तो उन्हें दंत ध्वनि कहते हैं। तो दंत ध्वनि जो दांतों से निकलती है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 44 हो जाएगा, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? देखिए ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जो जिनके निकलने से ऊष्मा बाहर आती है, ठीक है, शा शा शा, ये आपके जो हैं ऊष्म व्यंजन है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अत्यधिक का विलोम शब्द क्या है? बताना है आपको अत्यधिक का विलोम शब्द क्या है। तो अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होगा? अत्यल्प। अत्यल्प ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। आते हैं 46 पे। 46 क्वेश्चन होता है आपका, ऋतु का विलोम शब्द क्या होता है? जो आपका ऋतु होता है इसका विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका होता है अनृत, ठीक है। ऋतु का होता है अनृत, अनृत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। मैंने बताया था उपसर्ग जो होते हैं जो शुरुआत में लगते हैं, तो संकल्प में सम होता है, ठीक है, हलंत के साथ, आधा सा ही हलंत के साथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। आपको वाच्य बताने, वाच्य आपको पता ही है यानी कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कर्तवाच्य है, भाववाचक है, कर्मवाच्य है या कोई सा अन्य वाच्य है। मुझसे खड़ा भी नहीं होया जाता, तो देखिए अपनी फीलिंग व्यक्त कर रहा है, ठीक है, जिसमें क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होने का वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित होता है कर्ता पर, उसे वाच्य कहते हैं स्पेशली हम कहें तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या है, एक ऐसा वाक्य है जिसमें भाव की प्रधानता दी गई है, फीलिंग शो हो रही है, तो आपका भाववाच्य होगा। तद्भव और तत्सम में कौन सा मेल गलत है? आप जानते हो तद्भव जो होते हैं वो शुद्ध हिंदी में लिखे रहते हैं, नहीं हिंदी में लिखे रहते हैं सिंपल भाषा में। तत्सम जो होते हैं वो शुद्ध हिंदी या संस्कृत में आप कह सकते हो लिखे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है, ये क्वेश्चन जो था एक बम्पर क्वेश्चन था क्योंकि इसमें आपका दो आंसर है, ठीक है। आप देखोगे आत्र और अंत्र, ये भी जो है आपका ऑप्शन सही है, और उसके बाद आप देखोगे लुनाई और लवणता, ये भी आपका ऑप्शन नंबर सही है। दोनों में कोई सा भी लगा सकते हो क्योंकि लुनाई का
तद्भव, तो तत्सम क्या होता है, लवणता होता है। अगला है लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। तो लेखक और उसकी रचना का जो जोड़ा गलत है वो आपका स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र का गलत है, क्योंकि स्कंदगुप्त किसने लिखी है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है, जयशंकर प्रसाद ने आपकी लिखी है। अगला आ जाते हैं हम 51 क्वेश्चन पे। तो 51 क्वेश्चन आपके सामने आता है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, कवि और देखिए कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या, उद्धव शतक भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ये जो है ऑप्शन आपका गलत दिया है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, शिवराज भूषण भूषण जी की है, शब्द रसायन देव जी की है, पर जो आपके उद्धव शतक है वो किसकी है, जगन्नाथ दास की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी इज़ द राइट आंसर। आगे आते हैं, लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग गलत है। देखिए लेखक से देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपका दर्शन और दिग्दर्शन, ये आपका रामचंद्र शुक्ल वाला, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि दर्शन दिग्दर्शन राहुल की है। किसकी है, राहुल की। पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो राहुल सांकृत्यान से संबंधित है। 51 क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। 53 क्वेश्चन कहता है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब होता है गलत बताना कि इसमें कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे ऑप्शन है हाँ मेरा यही विचार है। हाँ मेरा यही विचार है। यहाँ पे आपको अल्प विराम लगाना चाहिए था, परंतु इन्होंने नहीं लगाया है। हल्का सा हाँ मेरा यही विचार है ऐसा लगा होना चाहिए था। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। कौन सा है आपका, संतान, उसके बाद है चितरंजन। आगे के ऑप्शन में दिखा देता हूँ, शाश्वत और अधुनातन। तो आपका जो अनुरातन शब्द का अर्थ होता है आज तक का घटित के, जबकि अन्य 3 शब्द का मतलब लंबे समय के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है, एक पीसीएस में भी आया था। अर्वाचीन शब्द का जो विलोम होता है वो नवीन होता है। ठीक है, मैंने अर्वाचीन शब्द का विलोम जो है वो क्या होता है, अर्वाचीन शब्द का जो अर्थ होता है नवीन होता है। ठीक है, और जिसमें यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, उसका विलोम शब्द पूछा है, तो अर्वाचीन का हो जाएगा विलोम। अर्वाचीन का जो समानार्थक शब्द होता है वो क्या होता है, नया। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, पुराना। पुराना मतलब प्राचीन। ओके, अर्वाचीन मतलब न्यू, एकदम नया। अपोजिट पुराना, पुराना मतलब प्राचीन। आते हैं, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो व्याकरण की दृष्टि से आप देखोगे जो आपका विरणी है ये शब्द गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इस पे जो होता है कैसे लिखते हैं, वह छोटी की मात्रा रा और उसके बाद फिर आप लगाओगे हा, फिर आप इस पे लगाओगे बड़ी की मात्रा। ठीक है, और एक सेकेंड, ये आप ऐसे नहीं, ये तो ऐसा लिखा है, आप इसको कैसे लिखोगे, वीर, एक मात्रा इसमें मिस है, ऐसे लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे छोटे की मात्रा आएगी। तो उसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी, बी। निम्न में कौन सा युग्म गलत है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप इसको म्यूट करके आप खुद भी इसको करें, उसके बाद फिर आंसर चेक करें कि आपका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। समझ लो एक तरीके से आपका ही क्वेश्चन पेपर चेक ही हो रहा है। निम्न में कौन सा युग्म गलत है, तो आप देखोगे जो आपका सबसे गलत युग्म है वो है क्या, सब्ज बाग दिखलाना। ऑप्शन नंबर सी, हरा भरा करना। सब्ज बाग दिखलाने का सही अर्थ होता है लालच देकर बहकाना, फुसलाना, बेवकूफ़ बनाना, पर यहाँ लिखा है हरा भरा, तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। मेरी भाव बाधा हरो, राधा नगरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए,
औपिक दोहे में कौन सा अलंकार है? अलंकार आप देखोगे, अलंकार के कई क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ आपको एक बेहतरीन ऑफर मिला था कि आप सी और डी में से कोई सा भी लगा सकते थे। सी और डी कहने का तात्पर्य मेरा क्या है, आप चाहे श्लेष लगा लेते और चाहे रूपक लगा लो, ठीक है, चाहे श्लेष लगा लो, एक सेकेंड, हाँ, चाहे आप श्लेष लगा लो या आप रूपक लगा लो, क्योंकि दोनों ही आंसर इसमें हो सकते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? देखो, अब आपका जो गौशाला है उसमें कौन सा समास हो जाता है, तो गौशाला में आपका कौन सा समास होगा? तत् का पुरुष एक सेकेंड, गौशाला में बोला गया है, तो गौशाला में कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। देशभक्ति में कौन सा समास होगा? देशभक्ति में भी सेम ही होगा, गौशाला, देशभक्ति, इसमें आधे शब्द दिखने लगे, वो आपका, अरे क्या हो गया, तत्पुरुष, ठीक है, इसमें भी कौन सा होगा? तत्पुरुष समास ही होगा। ये फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, हिंदी के 60 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हम आते हैं आपके सेकंड लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है। इसके बाद आप जिसके पास चाहो तो संस्कृत भी ले सकते हो, पर मैं संस्कृत सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि आपके 150 क्वेश्चन कराने थे इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। आते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है, आप देखोगे विच इज़ द मेन पर्पस ऑफ पोएट्री रिएक्शंस इन द लैंग्वेज क्लासरूम। इसमें से विच इज़ द मेन पर्पस ऑफ पोएट्री रिएक्शंस रिक्रिएशंस इन द लैंग्वेज क्लासरूम, यानी कि जो आपकी जो पोइट्री होती है उसका मेन मकसद जो क्लासरूम में होता है क्या होता है? तो आप जानते हो जो पोइट्रीज़ होती है उसका जो मेन मकसद होता है वो होता है फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 1st to 5th टीचर wish to the only his student to enjoy and appreciate of the poem। उनको अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि वह आप पीआरटी की पढ़ रहे हो, प्राइमरी बच्चों के लिए पढ़ा रहे हो, तो उनको क्या है, आपको कोई वहाँ पे एकदम फ्यूचर डिसाइड नहीं कर देना, आपको उन्हें इन्जॉय कर दिलाना है, ठीक है, इन्जॉय मिले और उन्हें अप्रिशिएट हो। तो इन्जॉय एंड अप्रिशिएट, उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इन्जॉय एंड अप्रिशिएट, ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। यस्टरडे आई सॉ यूरोपियन। अब यहाँ पे यूरोपियन में बहुत से लोग सोचेंगे आर्टिकल एन का यूज़ करें, बट नहीं, रिमेंबर ए का यूज़ होगा, ठीक है। रीडिंग ऑन एलिफेंट से पहले एन का यूज़ होगा, तो ए और एन का ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। आगे है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। आपको इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है, ठीक है। प्लीज़ डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, प्लीज़ डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी, प्लीज़ डिस्क्राइब टू द स्टोरी। तो आप देखोगे इसका जो राइट आंसर होगा प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आ प्रियन वाज एक्यूज्ड डैस्ट मर्डर्ड। तो यहाँ आपकी जो हो जाती है, लगेगा क्या, ऑफ मर्डर्स, ऑफ मर्डर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एक्यूज्ड ऑफ मतलब होता है दोषारोपण करना, यानी कि जो दोषी किसी को ठहरा देना। अगला है, द एंटोनियम ऑफ द इनोसेंट इज़। इनोसेंट का एंटोनियम्स जो होगा वो क्या होगा? तो आप जानते हो कि जो करेक्ट एंटोनिम्स होता है इनोसेंट मतलब क्या होता है, बेकसूर, ओके। एंड इसी तरीके से आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका, गिल्टी। गिल्टी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, गिल्टी हो सकता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, द सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ व्हाट। तो जो आपका सिग्निफिकेंट है, इनका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इम्पोर्टेंट, ठीक है। सिग्निफिकेंट का ये हो जाएगा इम्पोर्टेंट, इसका मतलब होता है महत्वशील, मुख्य, और मुख्य, बहुत ज़्यादा मुख्य, ठीक है। आते हैं,
चलिए भैया हम पहुंच गए 67 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय द एडिंग ऑफ एन। एन के ऐड करने से कौन सा नया वर्ड तैयार हो जाएगा, बताइए। आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको बताया गया था कि एन जो होगा ऑक्सन, सफिक्स जोड़ना है, ऑक्सन जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आप यहाँ तक बता दीजिए आपको कोई समस्या है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जिन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बेल आइकन प्रेस कर लें, ओके, आगे की नोटिफिकेशन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चूज़ द करेक्ट प्रोनाउंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस ड्रेसेस इज एंड दैट वन इज माइन। ओके, सो आंसर हो जाता है आपका क्या, दिस ड्रेस इज योर, ठीक है, योर्स। दिस ड्रेस इज योर्स प्लूरल सेंस है, एंड दैट वंस इज माइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हैव द गर्ल आस्क दिस क्वेश्चंस। हैव द गर्ल आस्क दिस क्वेश्चंस, आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो आप जानते हो जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो आपका जो बन जाएगा वो क्या होगा, हैज़ दिस क्वेश्चंस बीन आस्क्ड बाय द गर्ल। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फिर आपका पैसेज हो जाता है, पैसेज आ जाता है, पैसेज में से आंसर देना होता है। विच काइंड ऑफ नाउन इज़ द गंगापुर, तो इसका ऑप्शन हो जाता है फिर आपका, ठीक है, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, प्रॉपर नाउन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आप इस पैसेज को पढ़ के दोगे। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड ऑफ ब्रेव। ब्रेव का जो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आता है, तो आपको पता है ब्रेव बहादुरी है, एडजेक्टिव है, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ मटेरियल्स नाउन, तो आप जानते हो जो मटेरियल्स नाउन होते हैं, यानी कि जो वस्तु, मटेरियल नाउन का मतलब होता है धातु, धातु नाउन, ठीक है। यानी कि वो कौन सी इसमें मटेरियल दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है गोल्ड है, बाकी सब तो कोई मटेरियल है ही नहीं, तो इसका जो हो जाएगा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, गोल्ड। अगला हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें से कौन सा है, तो आप जानते हैं जो आपका एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाववाचक करना, यानी कि किसी से रिलेशन जनरेट करने वाला होता है, ठीक है, कनेक्शन बनाने वाला। तो आपका जो हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर कौन से पे पहुँच गए हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन 73, कनेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। विच काइंड ऑफ नाउन इज़ द एडवर्सिटी। एडवर्सिटी में किस टाइप का नाउन है, तो आप जानते हो जो एडवर्सिटी है इसमें आपका क्या हो जाएगा, कठिनाई होती है, इसका मतलब समस्या, विपत्ति, तो ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन नंबर ए। 75 विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस। ही इज़ वर्किंग हार्ड, किस तरह का इसमें स्पीच जो है आपका आएगा, ही इज़ वर्किंग हार्ड, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एडवर्ब, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द कंजक्शन। किस में कंजक्शन होते हैं, कंजक्शन पता होगा, दो सेंटेंस को जोड़ने वाले होते हैं, ठीक है। तो सी इज़ द पुअर बट सी इज़ माई बाय द नेचर ऑफ हॉस्पिटेबल, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, आपका हो जाएगा ए। पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है आपको पता है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है, हैव आता है। टेंस आप करे हैं आपको पता है, इसमें हैव आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है, हैव वाला, इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी इज़ द राइट आंसर। ओके, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है
78 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मिसस्पेल्ड वर्ड, जो आपका मिसस्पेल्ड वर्ड है वो कौन सा है। तो देखिए जो आपका डिरोगेटरी है इसका मतलब होता है अपमानजनक, डिओसिशन मतलब होता है निर्जलीकरण, और डिसेंटेड मतलब होता है संतान, और उसके बाद डिमेरिटिस मतलब होता है त्वचा की सूजन, सॉइलिंग एक बीमारी होती है। ठीक है, तो आपका जो आपका क्या हो जाएगा, डिरोगेटरी हो जाएगा। दिस इज़ द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका क्या है, मिसस्पेल्ड वर्ड है। आते हैं 79 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसमें आपको बताना है ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है। तो इसमें आई किल्ड आ स्नेक लास्ट नाइट, दिस इज़ द ट्रांजिटिव वर्ब, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ नेगेटिव। यू नो वेरी वेल, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके अंदर नोट का सेंस आना चाहिए, और नोट का सेंस आपको किस में दिख रहा है, ही डज नॉट लिसन टू मी, एक ही दिख रहा है। बच्चों वाले सवाल आ रहे हैं, देख रहे हो आप। 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है, तो ये जो हो जाएगा आपका व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन। ठीक है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, दिस इज़ द ऑप्शन। एंड द पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वन हु डज नॉट लीव वंस अ कंट्री, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एंड नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ द प्लूरल। आपको बताना है इसमें से कौन सा वर्ड प्लूरल है। तो आप जानते हो जो माइस है वो प्लूरल होता है, माउस का फुल फॉर्म प्लूरल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर 84 आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ द रिगार्डेड एज द सिंगुलर। तो इसमें मैथमेटिक्स सिंगुलर है, एस लगा है, तो इसको प्लूरल मत समझना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ द एक्टिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव्स होते हैं, आप जानते हो। इसमें एक्टिव वॉइस बताना है, तो आई रिक्वेस्टेड हिम, ओके, आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम। 86 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ द पैसिव वॉइस। इसमें अब क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका हो जाएगा ही वॉज असाइटेड बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ही वॉज असाइटेड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। 87 क्वेश्चन, आपके 3 क्वेश्चन बचते हैं, 90 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर। दैट इज़ द मैन द पुलिस वॉज सीकिंग इन द अबोव सेंटेंस, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द टू दीज। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है द मैन ऑफ द पुलिस सीकिंग, तो इसमें आपका क्या आएगा, मिस्टेक किस चीज़ की है। तो आपको इसमें बताना है कि जो है कि आपका आर्टिकल्स प्रॉब्लम है वो भी कौन सा, डेफिनेट आर्टिकल्स, ऑप्शन नंबर डी, ए एंड द। दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसोबलेंट इन दी ओबेव सेंटेंस, पॉइंट आउट दी जेंडर ऑफ द वर्ड सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें आपको जेंडर फाइंड करना है। तो आप जानते हो कि आपका जो डिसोबीडेंट है, अभी मुझे पता नहीं है मेल है फीमेल, तो हम इसको बोलेंगे कॉमन जेंडर है। ठीक है, जहाँ क्लियर ना हो दैट मीन कॉमन जेंडर। इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग टू अलोंग द रोड, पॉइंट आउट द टेंस। क्या बोला है, ही वॉज गोइंग अलॉन्ग, ही वॉज गोइंग। तो आपको पता लग रहा होगा कि जब वो ही वॉज गोइंग बोल रहा है, इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूस में वर्क हो रहा है, और जब कॉन्टीन्यूस में वर्क हो रहा है तो इसमें वैसे भी कॉन्टीन्यूस का एक ही ऑप्शन है, तो आपको यहीं से पता लग जाता। पर अगर वास की बात हो रही है तो पास्ट कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, तो आपकी जो लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम द लिसनिंग, ओके, फ्रॉम द लिसनिंग, लिसनिंग इज़ द राइट आंसर। आपके होते हैं 90 क्वेश्चन कंप्लीट, आपकी 2 लैंग्वेज और CDP आपका हो गया कंप्लीट, ओके। अब हम आते हैं, नेक्स्ट है आपका
संस्कृत है, संस्कृत को हम नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, फिर आते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आप सॉल्व करोगे, मैं सिर्फ इसके आंसर बताऊंगा। आप जहां आपको लगे कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे बता देना, मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। आपको बताना है इसमें निकालनी है किसकी, ए बी संकलन चित्र में पी ए क्यू बिंदु स्पर्श करती है, तो आप बताओ बी ए सी कितने का होगा। एंगल बी एंड बी और ए और सी कितने का होगा बताइए। ऑप्शन में दे रखा है 110 और आपको ऑप्शन में दे रखा है 70, 80 और 90। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा कितना 1010, आई मीन 1110। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1110 इज़ द राइट आंसर। आप क्लिक कर लेंगे। अगला है, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, लाभ प्रतिशत। तो इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, नहीं होगा तो मुझे बता देना। ठीक है, क्योंकि देखो 8 पेन का क्रय मूल्य है तो इसको हम क्या करेंगे, और 6 पेन का विक्रय मूल्य है, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका SP, ये हो जाएगा CP। 6 वाला आइटम 8 में बेचा तो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने पे 6 पे, इंटू में 100 करोगे 3, 100 बटे में 3 का मतलब क्या होता है 33, सही 1/3। बाकी आप कर लेंगे, मुझे पता है, नहीं होगा तो आप मुझे बताइएगा। अगला है, फिर मैं एक मैथ का पेपर पूरा अलग ही सॉल्व करा दूँगा। 94 क्वेश्चन 93 आता है। निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है 3/4 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। तो आप जानते हैं इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। 3/5 और 4/5 के बीच में कौन सी नहीं आती, 16/30 आपका आंसर हो जाएगा। 16/30 नहीं आती है क्योंकि आप इसको काटोगे 2 से तो आपका आएगा कितना 8/15। डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है अगला, यदि 3 पेन और 2 पेंसिल 4 रबड़ और 92 रुपीज़ में है, 8 पेंसिल 16 रबड़ 68 रुपये में, तो 24 पेन का मूल्य कितना होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिए हुए क्या हो। कोई भी ट्रायंगल कब तक नहीं बनेगा, जब केवल हमें 3 कोण दे रखे हो तो हमारा कोई ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया हो क्या, केवल 3 कोण। ऑप्शन नंबर ए। 96 पे आते हैं, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई में 50% 20% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या होगा, एक सही 4/5 की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। 97 क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करेंगे तो कितना आएगा। तो आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, सेल्सियस फ़ारेनहाइट कहाँ पे बराबर होता है, -40 पे। आप इसका सूत्र लिख सकते हो, आप उससे वैसे इसको निकाल सकते हो। क्या आपका सूत्र है C, ठीक है, माइनस कितना दे रखा है 37 डिग्री है, 0/5 इज इक्वल टू F -32/9 और K -237। चाहे आप केल्विन में निकाल लो, चाहे आप सेल्सियस में निकाल लो, चाहे फ़ारेनहाइट में निकाल लो, जिससे निकालना है उससे निकाल लेना। ठीक है, 98.6 आपका आंसर आ जाएगा। वो आपका ऑप्शन दे रखा होगा, ये रहा ऑप्शन C 98.6। अगला आता है 98 का आंसर क्या हो जाएगा, 98 आपको दे रखा है, इसे आप सॉल्व करेंगे और जब ये आपका सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 3.4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला आप जब 99 सॉल्व करोगे तो 99 में दे रखा है, एक राशि साधारण ब्याज से 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये राशि तिगुनी हो जाएगी।
ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है n-1/t बराबर n2-1/t2। ठीक है, आप उससे फॉर्मूला लगाओगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा, आंसर आएगा 20 साल। सो वो 100 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 100 से पहुंच के सेंचुरी मार दी हमने। 80 मीटर व्यास वाले एक वार्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार क्षेत्र का मैदान बना है, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर आएगा 3200। 101। इसको जब सॉल्व करोगे आप, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 78। ये सब आप सॉल्व करोगे, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, और नहीं होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं फिर क्या करूँगा, एक मैथ की पूरी वीडियो ही बना दूँगा आपका, उसमें कंप्लीट हो जाएंगे सारे क्वेश्चन 30 के 30। 102वां क्वेश्चन है आपका, दे रखा है P, यदि P का P% 36 है तो P किसके बराबर होगा? तो P आपका 60 के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 60। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है 2352, 2 की पावर x, 3 की पावर x, तो आपको निकालना है x + y + z की वैल्यू। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर 7। 105 क्वेश्चन आता है, या 105वां क्वेश्चन दे रखा है 15 सेंटीमीटर, यही है ना, इससे पहले छूटा तो नहीं कोई? 100 के 104 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगी? जब आप 100 के समभाजक निकालोगे तो आपका इसका आंसर आएगा कितना? 6। 100 के 6 समभाजक निकलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल घन कितने बनाए जा सकते हैं? दोनों का आयतन निकाल के डिवाइड कर देना, आपको 125 आंसर आ जाएगा, दोनों का वॉल्यूम निकाल के। 106 क्वेश्चन आते हैं, 3 की पावर, ये मैं इसकी ट्रिक समझा चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। इनकी आप पावर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड करोगे, 1989 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 जा 16, कैरी बचा कितना? 3, 4 4 जा 36, कैरी 2, और फिर 28 1, तो 1 बच रहा है, यानी 3 की पावर 1 मतलब, ठीक है, और बचा कितना? 1। और जब हम 1 बचा है और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 6/7 डिवाइड करा तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला है, एक बहुभुज के अंतःकोण 21 60 में है, तो बहुभुज की बाह्य कोणों की संख्या कितनी होगी? फॉर्मूला आपको लगा देना सिंपल, x - 2 × में 100 बराबर में एंगल दे रखा है, आपका निकल के आ जाएगा 14 आंसर। ठीक है, 14 आपका आंसर आ जाएगा। सबसे छोटा जो ऋणात्मक अभाज्य होता है कौन सा होता है? सबसे जो छोटा आपका अभाज्य होता है वो कौन सी संख्या होती है भैया? सबसे छोटी आपकी 2 है, आंसर 2। इसको प्लस करोगे आप, 1 + 11 + 1 1 1 + 1 1 1 1 प्लस, और बाकी आधा 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 1, ये आपके 2 हो जाएंगे, इन सबको प्लस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 36 आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ये 1 2 3 4 5 6 सही है। अगला है, ये आपका 110वां क्वेश्चन है, यदि सभी प्राकृत संख्याएं ए बी और A*B बराबर a का स्क्वायर दे रखा हो, b² - दे रखा हो, 9 × 10 हो, तो आपकी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप इसमें पुट कर दोगे, ठीक है, आपका 91 सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। आते हैं 111 यानी 111 क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन दे रखा है, यदि x और y शून्योत्तर वास्तविक संख्या है तो x² + xy + y² कितना आएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पॉजिटिव आएगा हमेशा, क्या दे ऑप्शन में? पॉजिटिव में, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपको डायग्राम दे रखा है, आपको दिख रहा होगा, एक तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें आपको ये दे रखा है, देखिए डायग्राम 4, इसमें आपसे पूछा गया है बीच में जो स्टार खाली है वो कैसे आएगा? ठीक है, दिख रहा है आपको? तो आप देखो इसको किसी भी तरीके से आपको क्या बनेगा, देखिए इसको प्लस करोगे तो भी यही बनेगा, इसको प्लस करोगे तो भी यही बनेगा, इसको प्लस करोगे तो भी यही बनेगा, इसको प्लस करोगे तो भी यही बनेगा। तो इसी तरीके से इसको प्लस करोगे तो 11 आएगा, तो 11 ही ऑप्शन है, आगे जाना ही नहीं है। देखो 11 होना चाहिए ज़रूर, और होगा कैसे नहीं, होना तो बनता ही है।
रुको फ्रेंड्स, जस्ट वेट एंड वेट, ठीक है, वॉच बाद में देखिए, नहीं यू मस्ट बी वॉच। ओके, आइए 113 113वां क्वेश्चन दे रखा है। 113वां क्वेश्चन आपका ये दे रखा है ए बी की पावर बी बराबर 125, तो बी की पावर ए कितनी आएगी। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका आ जाएगा 243 आंसर, ठीक है। आप यूपी टेट की तैयारी करो तो ये सब तो आपको स्पीड में करने पड़ेंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, आप बस नंबर बता देना नीचे, मैं उसको करा दूँगा। फिर 1 से 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं में विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या जो संख्या है वो क्या है, तो वो आपकी है 50 40, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कितना, यदि 115वां क्वेश्चन, यदि 4/8/2017 को एक शुक्रवार था तो 61 दिन बाद क्या होगा। अरे 61 दिन जोड़ लीजिए, ठीक है, 61 का मतलब क्या होता है, 7 7 8 56, उसके बाद 5 फालतू पड़ रहा है तो 5 इसमें ऐड कर दो, शुक्रवार में आगे 5 चले जाओ, ठीक है। शुक्रवार में आगे आप 5 जोड़ोगे तो कौन सा दिन आएगा, बृहस्पतिवार, ऑप्शन नंबर ए। आगे फिर ये आपका डायग्राम दे रखा है, इसमें बोला डायग्राम को देख करके आपको वैल्यू निकालनी है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 10, ठीक है, आपको निकालना है 10। 117वां क्वेश्चन है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु 390 में बेचने पर 20% लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या है। यानी कि 120 है, 120 से इसको डिवाइड कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 325 रुपये, ठीक है। 390 मल्टीप्लाई 120 डिवाइड में 100, ठीक है। एक सेकंड, क्रय मूल्य बताना है ना, उल्टा बता दिया, 120 नीचे जाएगा, 100 नीचे आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, 118वां आता है आपके सामने प्रस्तुत है क्वेश्चन, ये रहा 118वां क्वेश्चन है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या प्रतिशत कितनी हुई है। तो आपको पता है इसका ऑप्शन क्या हो जाना है, आज सॉल्व करोगे तो 8 कंप्लीट 1/3, ठीक है। एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर मैथ, 120 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें दे रखा है, अगर आपके 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं तो कितने आदमी कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। MDH/W वाला फॉर्मूला लगा देना, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा 100 दिन। और लास्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, एक समचतुर्भुज की लंबाई 16 है, 12 है, तो चतुर्भुज की भुजा कितनी होगी, ठीक है। डायगोनल वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें और उसका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ये। अब हमारा लास्ट सेक्शन बचता है EVS का, उसके बाद फिर आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। EVS का लास्ट सेक्शन है, देखिए आपका EVS का पहला क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो आपको पता है जो पौधे हरे होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, बिना सोचे समझे वाला आंसर था। मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपको पता है सारे ही काम करते हैं हम, इसमें सारे ही जिम्मेदार हैं। आगे है, ये फॉरेस्ट्री फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने में लाभ मीन सपोर्टर होती है। तो आपको पता है जो आपका जेट्रोफा होता है इससे बायोडीजल बनता है। जड़ी बूटी की रानी भारत का सबसे पवित्र जड़ी बूटी है और औषधि सब जानते हो, हमारी जो सबसे ज़्यादा जिसको हम मान सम्मान देते हैं, माता का दर्जा देते हैं, तुलसी है, ठीक है, जिनकी हम पूजा करते हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है। अरे जो पीने के लिए सुरक्षित पानी और पीने योग्य पानी है। वर्ष 1984 में भोपाल में कौन सी गैस निकली थी, मेथाल आइसोसाइनाइड गैस थी वो। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और 21 तारीख को योगा दिवस मनाया जाता है। विश्व MS स्वामीनाथन क्या थे, MS स्वामीनाथन जो तो आपके कृषि वैज्ञानिक थे, इन्होंने हमारे देश के अंदर क्या लेके आए थे, हरित क्रांति लेके आए थे। और आपके साथ ही बता दूं विश्व के जो हरित क्रांति के जनक थे वो आपके नॉर्मन बोरलॉग हैं, और जो श्वेत क्रांति के जनक है भारत के वो वर्गीस कुरियन हैं। ऐसे भारत में कई सारी क्रांतियाँ आई हैं। 129वां क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो आप बताओगे इसका जो वाइल्ड लाइफ जो आपका इंस्टीट्यूट है ये आपका कहाँ पर स्थित है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये आपका स्थित है भैया देहरादून में, ऑप्शन नंबर देहरादून कहाँ है, डी।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन को हमें दे देते हैं और वो ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं। आदान प्रदान की प्रक्रिया हमारे बीच में चलती रहती है। अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? जो अपशिष्ट खाते हैं उन्हें कहते हैं मृतभक्षी। आगे है क्या? तप्त भूमजल से किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो जब भूमि जल से हो रही है तो भूतापीय ऊर्जा ही होगी। आगे कौन सा क्वेश्चन आता है आपका? 16 घास स्थल कहाँ पाया जाता है? 16 घास स्थल पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है ए। 133 क्वेश्चन आपका हो जाता है 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके जो 16 घास स्थल पाए जाते हैं कहाँ, मैंने बताया था पश्चिमी घाट पर। ठीक है, पश्चिमी घाट पर ये आपके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? यानी कि जो आपके पेलिकन पक्षी होते हैं उनका रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? तो आपका बेलूर में भी होता है, नेलापट्टू में भी होता है और क्रंदकुलम में, यानी कि ऑप्शन सारे ही आपके हो जाएंगे आंसर। 35 क्वेश्चन है 135, मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आप जानते हो जो आपकी मिनीमाता होती है ये डिजीज़ होती है और ये आपकी मरकरी की वजह से होता है, जिसे हम पारा कहते हैं। ठीक है, Hg इसका सिंबल होता है साइंटिफिक। अगला क्वेश्चन है 136, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर होता है? तो जो आपका ओजोन परत का अधिकतर ह्रास होता है वो आपका कहाँ पर होता है? दक्षिणी ध्रुव पर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये आपका पहली बार 1985 में इसके बारे में पता करा गया था। अगला आ जाता है, इनमें से कौन सा भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे? तो भारत के जो प्रमुख पहले न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? जो वो थे आपके हीरालाल कानिया। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हीरालाल कानिया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लेकर के 6 नवंबर 1951 तक, 1950 से 51, एक साल मान के चलिए लगभग। उसके बाद आता है रेड डाटा बुक किससे होता है, किससे संबंधित होती है? तो रेड डाटा बुक जो होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं जो विलुप्त होने लगते हैं ना, उनके लिए एक रेड डाटा बनाया जाता है ताकि इनकी स्थिति खराब है, इनको हमें बचाना पड़ेगा, इन्हें रिजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष था, यानी कि 2019 में आया था क्वेश्चन, 18 में उस समय का पूछा गया था। तो उस समय कौन थे? उस समय थे रेखा शर्मा। आपके ऑप्शन नंबर हो जाता है, रेखा शर्मा कौन सी है? सी। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा इसने चेंजेस कर दिया है। ठीक है, दोनों की जो आयोजित की जाती है, बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है, वो कराया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, परंतु उसकी जो देखरेख करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस मार्ग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो आपको पता होगा पहले 8 अनुसूची थी, बाद में उसको जोड़ करके 12 कर दिया गया है। तो आपकी जो 9वीं अनुसूची है 243 अनुच्छेद के अंतर्गत, उसमें हमारी क्या है? पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, उसके बाद है 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो आपका 74वां संविधान संशोधन ये नगर निगम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है शहरी स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा कि ऐसे ही बताना था कौन सा पानी होता है जो घुलने से आपका एसिडिक हो जाता है। तो उसका फॉर्मूला होता है SO2। अब SO2 को किस नाम से बुलाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय शासन में विधि का विचार जो लिया गया है वो आपका कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है, और इसका संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। लोकसभा में चुनाव हेतु अधिसूचना जारी कौन करता है? तो लोकसभा से संबंधित जितने भी सूचना से रिलेटेड प्रक्रियाएं होती हैं वो सारा का सारा निर्वाचन आयोग जारी करेगा, क्योंकि ये उन्हीं का डिपार्टमेंट है। 146, 4 क्वेश्चन और बचते हैं, आपके 150 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। लोकसभा क्या कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? अब आपको खुद ही पता लग गया यहाँ से कि इतना
सिंपल क्वेश्चन दिया है कि अरे जब उसका कार्य हो रहा है, कार्यवाहक हो रही है, इसका मतलब प्रश्न काल होगा, प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण जो है वर्षा जल का जमाव और भंडारण होता है, ठीक है, बारिश के पानी को जमा किया जाता है। 148 है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो 148 है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे पुराना है, उसी में जिम कॉर्बेट है पुराना, ठीक है। काजीरंगा आपका उत्तराखंड उसमें है, हाँ उत्तराखंड में, ठीक है। तो काजीरंगा जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, आपका जिम कॉर्बेट है। काजीरंगा आपका असम में है, ठीक है। हाँ, कान्हा आपका मध्य प्रदेश में, काजीरंगा आपका असम में है और जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है। ये एक सींग वाले सांड के लिए फेमस है आपका, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर काजीरंगा सी। यहाँ तक क्लियर है? आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, अगर आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। 149 क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंधित नहीं का सही क्रम है? तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले उत्पादक होता है, फिर उसका उपभोक्ता होता है, फिर उसका घटक होता है। उत्पादक, उपभोक्ता, घटक, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन आपका पूरा होता है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है? तो आप जानते हो जो ग्रीन हाउस गैस है वो वातावरण में सबसे अधिक जो उपस्थित है वो आपकी है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्रीन हाउस में बोला गया है सबसे ज़्यादा होती है। बाकी अगर वायुमंडल में पूछा जाए तो वो नाइट्रोजन होती है 78%, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इसके आंसर थे और ये आपको हमने क्या करा, क्वेश्चंस कराए हैं। आई होप आपको ये पेपर समझ में आया होगा। इसी तरीके के मैं और भी पेपर कराऊंगा, सेकंड का भी। आप इसकी रिवीजन कैसे करेंगे, मतलब प्रैक्टिस, म्यूट कर लें, क्वेश्चंस को देखें, आंसर टिक करें और फिर आंसर को इसमें मैं जो बता रखा है वहाँ से वेरीफाई करें और अपना टेस्ट देखें कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई और दिक्कत हो बताइएगा, अच्छी तरीके से हम करेंगे, आगे का प्रोसेस भी चलाएंगे। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, सपोर्ट करना, ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।